चलिए जी, गुड इवनिंग। चैप्टर हमारा स्टार्ट हो चुका था। अकाउंटिंग फॉर कंपनीज, इशू ऑफ शेयर्स। कंपनी के केस में शेयर कैपिटल को किस हिसाब से देखा जाता है, ये चैप्टर है। मेनली हमने कल क्या डिस्कस किया था कि कंपनी जो शेयर्स इशू करके ये पैसा इकट्ठा करेगी लोगों से, ठीक है, उसकी एंट्रीज हमने सीखनी है इस चैप्टर में। ये चैप्टर में मेन जो क्वेश्चन आएगा ना, उसकी जर्नल एंट्रीज और उसकी बैलेंस शीट, कि शेयर कैपिटल कैसे इशू की जाती है, मतलब शेयर्स कैसे कैसे इशू किए जाते हैं, कैसे कंपनी को पैसे मिलते हैं, और उसकी जर्नल एंट्री करनी है। कल मैंने आप लोगों को एक चीज बताई थी, कंपनी टोटल कंपनी टोटल कितने किश्तों में पैसा मंगवा सकती है? चार किश्तों में पैसा मंगवा सकती है। तो ये चार किश्तें जैसे जैसे कंपनी मंगवाएगी उसकी हमने जर्नल एंट्री करनी है। हो सकता है कुछ शेयर होल्डर्स डिफॉल्टर हो या कुछ डिफॉल्ट कर जाएं, पैसा ना दें। हो सकता है दूसरी किश्त पे, हो सकता है तीसरी किश्त पे। क्या सर ऐसे हो सकता है पहली किश्त पे ही बंदा पैसे ना दे? ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि पहली किश्त हम उसको शेयर ही तभी देंगे अगर वो पहले शेयर अप्लाई करते हुए एडवांस पैसे देगा। अगर वो एडवांस पैसे देगा तभी हम उसको शेयर्स देंगे। इसलिए पहली किश्त तो सारे बंदे दे देते हैं, सारे शेयर होल्डर्स। अब हम सीखने वाले हैं इसके बाद टाइप ऑफ शेयर्स क्या होते हैं। पहले कल वाला जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। कंपनी की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि सोल प्रोप्राइटर और पार्टनरशिप वालों के पास रिसोर्सेज या फंड लिमिटेड होते थे, इसलिए कंपनी बनाने की जरूरत पड़ी, ताकि बहुत सारे लोगों से पैसा इकट्ठा किया जा सके, रिसोर्सेज इकट्ठे किया जा सके और कंपनी को बढ़ाने में हेल्प हो। अब कंपनी की डेफिनेशन में आए थे 5-6 पॉइंट, सॉरी कैरेक्टरिस्टिक्स में। पहला, सेपरेट लीगल एंटिटी। डिंपल ये बंद कर। सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब याद है किसी को? बिजनेस और बिजनेस ओनर अलग है। हम किसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं? परपेचुअल एग्जिस्टेंस का मतलब, गुरकिरत कहता मैं ही बताऊंगा, मैं अभी सो रहा था तो मैं ही बताऊंगा। गुरकिरत, परपेचुअल एग्जिस्टेंस का मतलब कल समझाया था बड़ी डिटेल में। मतलब जद बंदा मर जाता था कंपनी चलती रहती है अगे दे। अच्छा, जिवें जो ਉਹਦੇ शेयर वंड हो जाएंगे। चलो एक छोटा सा प्रोग्राम कैंसिल हुआ, नहीं तो अभी मेरी और किसी और की एक्सरसाइज होने वाली थी, अभी कैंसिल हुई। परपेचुअल एग्जिस्टेंस का मतलब क्या होता है? कंपनी, साथ में मैंने लिखवाया था इंग्लिश में कुछ, देखना। करण करण और गुरकिरत, जशन, आप भी, आप तीनों का अगर एक्टिव मोड बंद हुआ ना तो मेरा एक्टिव मोड स्टार्ट हो जाएगा। तो थोड़ा सा कान खुले रखो, बार बार उठ जाओ बैठ जाओ जैसे मर्जी, थोड़ा एक्टिव। मेनली करण और गुरकिरत, ठीक है करण? परपेचुअल एग्जिस्टेंस का मतलब लिखवाया था साइड पे, क्या लिखवाया था? फॉर एवर। क्या मतलब था इसका? परपेचुअल, ये कंपनी की हम कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे हैं इसलिए ज्यादा करवा रहा हूँ, क्योंकि पेपर में आती होती है। परपेचुअल एग्जिस्टेंस का मतलब होता है कंपनी जो है ना, मेंबर से इफेक्ट नहीं होगी। कोई मेंबर की रिटायरमेंट हो गई, डेथ हो गई, पुराना शेयर होल्डर ने किसी और को शेयर्स बेच दिए, कंपनी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कंपनी चलती रहेगी। तीसरा आपके पास था लिमिटेड लाइबिलिटी। लिमिटेड लाइबिलिटी में अगर एक कंपनी का शेयर 10 रुपए का है तो वो ज्यादा से ज्यादा कंपनी को कितने पैसे देगा? 10 रुपए। कल को घाटा हो गया, कंपनी को जरूरत है और पैसों की, भाई तू 10 रुपए की जगह 15 रुपए दे दे, 18 रुपए दे दे, तो वो नहीं देगा। कंपनी की लाइबिलिटी लिमिटेड है। चौथा है कॉमन सील, कंपनी अपने नाम पे काम करेगी, ठीक है, ना कि मेंबर्स के नाम पे। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, कंपनी के जो शेयर्स हैं एक बंदा दूसरे बंदे को ट्रांसफर कर सकता है कि नहीं कर सकता? देखना कहाँ पे लिखा हुआ है, कर सकता है या नहीं कर सकता। आर फ्रीली ट्रांसफरेबल। तभी तो शेयर मार्केट में शेयर्स बिकते हैं, कभी वो शेयर मेरे पास है कभी किसी और के पास है। और उसके बाद सेपरेशन ऑफ मैनेजमेंट फ्रॉम ओनरशिप, देखना किसके साथ लिंक करवाया था ये पॉइंट? सेपरेट लीगल एंटिटी और ओनरशिप मैनेजमेंट, ये सिमिलर से पॉइंट है। उसके बाद हमने पढ़ा था काइंड ऑफ शेयर्स। काइंड ऑफ शेयर में पहला था अनलिमिटेड कंपनी। काइंड ऑफ कंपनीज में एक होती है अनलिमिटेड कंपनी, दूसरी लिमिटेड बाय गारंटी, तीसरी लिमिटेड बाय शेयर्स। अनलिमिटेड कंपनी में हर मेंबर की जो लाइबिलिटी है वो अनलिमिटेड है, कल को उसको घाटा हो गया तो उसके घर की प्रॉपर्टीज भी बिकवाई जा सकती हैं। लिमिटेड बाय गारंटी में क्या होता है, वो कुछ अमाउंट की गारंटी दे देता है कि 5 लाख रुपए तक मैं दे दूंगा पैसे, अगर कंपनी को कुछ हो गया, घाटा हो गया, किसी को पैसे देने हो। हमारे लिए काम क्या है? कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, जिसमें एक था प्राइवेट, एक था पब्लिक, एक था 1% कंपनी। प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन अगले पेज पे थी। क्या थी प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन? 3 पॉइंट थे। वो अपने शेयर ट्रांसफर कर सकते हैं या नहीं कर सकते? प्राइवेट कंपनी अपने शेयर ट्रांसफर नहीं कर सकती, यहाँ पे है रिस्ट्रिक्ट। क्या है? रिस्ट्रिक्ट है, कंपनी अपने शेयर ट्रांसफर नहीं कर सकती। कंपनी के मिनिमम मेंबर्स कितने होते थे प्राइवेट कंपनी में, याद है? प्राइवेट कंपनी में मिनिमम मेंबर्स 2, मैक्सिमम कितने होते हैं? तो 2 से 200 मेंबर्स होते हैं प्राइवेट कंपनी में, मिनिमम 2 मैक्सिमम 200।
उसके बाद क्या ये पब्लिक को इनवाइट कर सकती हैं कि मेरे शेयर्स खरीदो? नहीं कर सकते, प्रोहिबिट है, यानी कि रिस्ट्रिक्ट। तो प्राइवेट कंपनी पेपर में ऑलरेडी आ चुका है, ई लिख दो यहाँ पे। प्राइवेट कंपनी पेपर में आ चुका है। क्या? एक तो अपने ट्रांसफर ऑफ शेयर्स नहीं कर सकते, पब्लिक को इन्वॉल्व नहीं कर सकते, तभी तो प्राइवेट है। और तीसरा, इसके मेंबर जो हैं जो 200 रहेंगे। सबसे बढ़िया मजेदार हमने पढ़ी थी पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन, विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी। नंबर ऑफ डायरेक्टर्स हमने पढ़े थे। नंबर ऑफ डायरेक्टर्स प्राइवेट में थे 2 से 15, पब्लिक में थे 3 से 15 और ओपीसी में थे 1 से 15। ओपीसी में 1 से 15, ये सारे मैं आपको ना चार्ट बनवा दूंगा, या तो यहाँ पे बना लो। इधर लिखो नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, ये है ना नंबर ऑफ डायरेक्टर्स। ये पहले वाला कौन सा चल रहा था? पब्लिक। हाँ जी, प्राइवेट सर, ये वाला पहले वाला प्राइवेट है, प्राइवेट। दूसरे वाला था पब्लिक। इधर एक और बनाओ ओपीसी, इधर लिखो ओपीसी। आप लोगों के पास स्पेस होगी तो यहाँ पे लिखो ओपीसी, और यहाँ पे नंबर ऑफ डायरेक्टर्स देखो यहाँ पे लिख लो। प्राइवेट में होते हैं 2 से लेके 15 तक, पब्लिक में होते हैं 3 से लेके 15 तक, ओपीसी में होते हैं 1 से 15 तक। कल मेरे पास लास्ट में ना जाते जाते ये डाउट आ रहा था, बच्चे थोड़ा कंफ्यूज हो रहे थे, सर मेंबर तो एक है, इसमें डायरेक्टर 15 कैसे हो सकते हैं? 1% कंपनी का मतलब क्या होता है? एक ही बंदा होगा ना। लेकिन यहाँ पे ना गवर्नमेंट ने क्या अलाउ कर दिया कि मेंबर तो एक ही रहेगा, मालिक तो एक ही रहेगा, लेकिन आप कंपनी के कामकाज संभालने के लिए डायरेक्टर और भी रख सकते हो। इसलिए यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर 15 कर दिए। यहाँ पे तो देखो 2 से 15 है। इस यहाँ पे ना नीचे 7th में ना नंबर ऑफ मेंबर्स भी बनाओ। नंबर ऑफ मेंबर्स, नंबर ऑफ मेंबर्स यहाँ पे आएगा 2 से लेके 200, यहाँ पे आएगा 7 से इंफिनिटी, और यहाँ से आएगा 1। 1 से 1 बना लो, चाहे सिर्फ 1 लिख लो। नंबर ऑफ मेंबर ओपीसी में 1 रहेगा, प्राइवेट में कम से कम 2 रहेंगे, ज्यादा से ज्यादा 200 रहेंगे, पब्लिक कंपनी में कम से कम 7 रहेंगे, ज्यादा से ज्यादा इंफिनिटी, कोई लिमिटेड नहीं है। नंबर ऑफ मेंबर्स, हाँ कर लिया था, लेकिन यहाँ पे चलो इकट्ठे नंबर ऑफ डायरेक्टर भी है, नंबर ऑफ मेंबर भी। अब हमारे पास आ रहा है ओपीसी, इसको लिखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओपीसी 1% कंपनी। 1% कंपनी वो होती है, सबसे पहले देखो एग्जाम में क्वेश्चन क्या आया था, ट्रू फॉल्स। पिछली बार नहीं, पिछले से पिछली बार आया था, ये वाला क्वेश्चन आया था जो अब मैं हाईलाइट करने वाला हूँ। एंड ओपीसी मीन्स अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। ओपीसी के अगर पिताजी देखे जाए ना, प्राइवेट है पब्लिक में से एक चुनने हो, सोचो 1% है, किस में ज्यादा मतलब सूटेबल है, प्राइवेट में या पब्लिक में? तो ये पेपर में क्वेश्चन आया था, एक बार +2 में आया था, सीए में भी ये क्वेश्चन आ चुका है, सीए के एग्जाम में, कि जो ओपीसी कंपनी है अगर हमने उसके पिताजी डिसाइड करने हैं पब्लिक या प्राइवेट में से, तो कौन से होंगे? प्राइवेट ही होंगे, क्योंकि 1% में 1% है, प्राइवेट में भी कम ही होते हैं 2 से 200, पब्लिक में तो लोग भी इन्वॉल्व हैं। तो एक तो आपने ये याद रखना है, जो ओपीसी है ना वो अंडर द कैटेगरी प्राइवेट कंपनी होती है। अगर पेपर में क्वेश्चन आए, आपको पेपर में क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांस हैं, जो मैंने लाइन मार्क की है। किस में आएंगे? ट्रू एंड फॉल्स की फॉर्म में ये वाला क्वेश्चन आ सकता है। विद ओनली 1% एज इट्स मेंबर, करो अंडरलाइन। 1%, एक मेंबर ही होगा उसका। अगला पेपर में क्या आने के चांसेस है? 1% की कह रहे हैं फॉलोइंग रूल्स, यहां पे लिखो जी रूल्स ऑफ ओपीसी, इधर लिखो रूल्स ऑफ ओपीसी, हाथों से लिखो रूल्स ऑफ ओपीसी। ओपीसी के क्या रूल्स है? डिंपल लिखे यार, रूल्स ऑफ ओपीसी। पहला कह रहे मेंबर ऑफ ओपीसी ओनली अ नेचुरल पर्सन हु इज इंडियन सिटीजन रेजिडेंट इन इंडिया। नेचुरल पर्सन के नीचे लिखो नंबर 1, इंडियन सिटीजन के ऊपर नंबर 2, रेजिडेंट के ऊपर नंबर 3। अगर ओपीसी का क्वेश्चन आया तो 2 ही क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, एक ये जो भी हम लिख रहे हैं, क्योंकि ऊपर वाला पहले ऑलरेडी पेपर में आ चुका है, ऊपर वाली लाइन, ये आने के चांसेस हैं। सबसे पहला नेचुरल पर्सन। नेचुरल पर्सन का मतलब क्या हो गया? कोई इंसान ही है जो ओपीसी में मेंबर बन सकता है। जैसे क्या होता है पब्लिक कंपनी में, मैंने आपको कल बताया था, कोई एक कंपनी दूसरी कंपनी के शेयर खरीद सकती है, कोई बैंक खरीद सकता है दूसरी कंपनी के, खरीद सकते हैं ना। कोई कंपनी नेचुरल थोड़ी है। तो प्राइवेट या पब्लिक कंपनी में तो कोई बंदे भी कोई और भी शेयर्स खरीद सकते हैं, लेकिन ओपीसी में शेयर खरीदने के लिए या मेंबर बनने के लिए हमेशा नेचुरल होना जरूरी है।
वन पर्सन है तो एक ही बंदा होगा, एक बंदा जो है वो आर्टिफिशियल नहीं होना चाहिए। आर्टिफिशियल का मतलब है कोई कंपनी नहीं होनी चाहिए, नेचुरल बंदा ही होना चाहिए जो कंपनी शुरू करेगा। दूसरा, वो इंडियन सिटीजन होना चाहिए। इसका क्या मतलब होता है? एनआरआई नहीं होना चाहिए, मतलब भारत का वासी होना चाहिए। तीसरा है रेजिडेंट इन इंडिया, वो भारत में रह भी रहा हो। यानी कि जब आप लोगों की कनाडा पीआर हो जाएगी ना, तो आप इंडिया में ओपीसी नहीं खोल सकते। आप इंडिया में प्राइवेट या पब्लिक कंपनी तो खोल सकते हो पीआर होने के बाद, ओपीसी नहीं खोल सकते। यहाँ पे गवर्नमेंट ने बताया है क्यों। नेचुरल पर्सन, इंडियन सिटीजन और रेजिडेंट इन इंडिया। इंडियन सिटीजन इंडिया का वासी होना चाहिए, जैसे पीआर वाला है, ठीक है। चल छोड़ो, क्या डिटेल में जाना। नेचुरल पर्सन, इंडियन सिटीजन और रेजिडेंट, नहीं नहीं बस छोड़ दो। और रेजिडेंट का मतलब क्या होता है? रेजिडेंट इन इंडिया का मतलब होता है वो कम से कम 182 दिन इंडिया में रहे। सर ये क्या मतलब हो गया? अभी हम बात कर रहे थे ना कि वो रेजिडेंट होना चाहिए। ये रेजिडेंट की डेफिनेशन है। रेजिडेंट वो बंदा होता है जो इंडिया में पिछले साल, है ना, मतलब एक साल में 182 दिन कम से कम रहे। सर 182 दिन कैसे है? 365 का आधा, 6 महीने, कि कम से कम अगर वो 6 महीने इंडिया में रह रहा है। सर इसका मतलब है अगर वो 7 महीने इंडिया में रह रहा है, 5 महीने वो कनाडा रह रहा है, तो वो रेजिडेंट है? जी हाँ। क्यों? क्योंकि 182 दिन। सर पर यहाँ पे लिखा हुआ है लेस देन 180 डेज, लेस देन नहीं लिखा हुआ, नॉट लेस देन। तो इसके साथ में लिखो दैट इज मिनिमम, मैं सिंपल शब्दों में लिखवा रहा हूं, मिनिमम 182 डेज इन इंडिया। मिनिमम 182 डेज इन इंडिया। ओपीसी हर बार पेपर में कोई ना कोई क्वेश्चन आता ही आता है, इस वजह से मेरे को इसकी डिटेल समझानी जरूरी है। लिखो भाई साहब, आपको बताऊंगा मैं। एक तो हाथ फोल्ड करके बैठ जाता है ना तू। मेंबर ऑफ ओपीसी वाला पॉइंट पढ़ के देखना, आ गया समझ? जल्दी से दोनों लाइनें पे। हाँ जी, लगातार जरूरी नहीं है, आप ऐसे भी रह सकते हो। 1 महीना इंडिया, 2 महीने कनाडा, 1 दिन इंडिया, 1 महीने युगांडा, 1 महीना इंडिया, 1 महीना अफ्रीका, कहीं पे भी जैसे मर्जी रह सकते हो। इंडिया में अलग अलग काउंट करके पूरे साल के इकट्ठे काउंट करेंगे हम फिर, कि सारे 182 दिन होने चाहिए। नहीं पासपोर्ट होता है ना, पासपोर्ट ही बता देगा। इसकी ओपनिंग कौन करता है? जो बंदा खुलवा रहा है वही करेगा। जैसे पब्लिक लिमिटेड होगी वो तो रजिस्ट्रार का। हाँ तो ये भी रजिस्ट्रार के पास ही जाएगी, कंपनी का रजिस्ट्रार तो एक ही है। पॉइंट नंबर 2 पढ़ना, रूल्स ऑफ ओपीसी में, समझ में आ रहा है? पॉइंट नंबर 2, रूल्स ऑफ ओपीसी का पॉइंट नंबर 2 समझ आ रहा है? 1 पर्सन कैन फॉर्म ओनली 1 ओपीसी। एक बंदा सिर्फ एक ओपीसी खोल सकता है। मतलब अगर जशन ने एक ओपीसी खोल ली, कंपनी खोल ली, तो जशन ओपीसी नंबर 2 नहीं खोल सकता। पढ़ के देखना। सरप्रीत थोड़ा सा एक्टिव, पॉइंट नंबर 2 पढ़ के देखना, आ गया समझ? मीनिंग क्लियर है इसका? एक पर्सन को एक ओपीसी खोलना अलाउड है। तीसरी पढ़ना, ये आएगा पेपर में, अगर आया ना इस बार, लिखो इसको, थर्ड और फोर्थ पॉइंट को, एग्जाम एक्सपेक्टेड। हाँ अब ये वैसे लिमिट चेंज हो गई है 50 लाख और 2 करोड़ वाली ना इस नए बजट में, लेकिन अभी हमारी बुक में जो है हम तो वही करेंगे। कोई बात नहीं, वो अभी आप कंफ्यूज नहीं करूंगा अभी मैं। अब लिमिट्स चेंज हो गई हैं ये वाली ना, लेकिन हमें बुक के हिसाब से पढ़ने बढ़ गई है। मतलब ओपीसी वो बंदा खोल सकता है जिसमें शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल मतलब हमारा पैसा, कैपिटल, कैपिटल जो है वो 50 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए या कम नहीं होना चाहिए? पढ़ना, 50 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए, नॉट एक्सीड 50 लाख। तो इसके ब्रैकेट में लिख दो मैक्सिमम 50 लाख। गर्व ध्यान से पढ़ा कर यार। मैक्सिमम 50 लाख कैपिटल, मतलब अगर आपको ओपीसी खोलनी है, तूने मैक्सिमम मिनिमम बोला था ना, नहीं है समझ? ओपीसी में जो बंदा, जो भी बंदा ओपीसी खोल रहा है वो ज्यादा से ज्यादा बिजनेस में 50 लाख रुपए लगा सकता है बस। सर फिर कितने काम करेगा? तभी तो है ओपीसी कंपनी छोटी कंपनी होगी ना, 1 पर्सन। तो गवर्नमेंट ने बोला अगर 50 लाख से ज्यादा कैपिटल लगानी है फिर जाओ प्राइवेट या पब्लिक कंपनी में। हम तो ये वाला दर्जा छोटे दुकानदारों को दे रहे हैं ओपीसी का। क्या लॉजिक क्लियर है आपको इसका? जिसने, हाँ तो फिर उसको प्राइवेट कंपनी में जाना पड़ेगा। हाँ फिर उसको एक बंदा और ढूंढना पड़ेगा। पॉइंट समझ में आया? देखो पॉइंट बिल्कुल लॉजिकल था कि अगर कोई एक बंदा है, समझ लो उसको 50 लाख से ज्यादा लगाने हैं, 70 लाख,
लेकिन वो खोलना भी ओपीसी चाहता है, तो वो फिर ओपीसी में नहीं जा सकता, लेकिन उसको प्राइवेट कंपनी में जाना पड़ेगा। लेकिन वो कह रहा है कि है बंदा एक ही रहना चाहता है, तो फिर भाई साहब आप सोल प्रोप्राइटरी खोलो, आप कंपनी में जाओ ही मत। तो गवर्नमेंट ने बोला, ऐसा मैं नहीं बोल रहा, जो गवर्नमेंट के रूल्स हैं। लेकिन गवर्नमेंट के रूल्स के हिसाब से 50 लाख की लिमिट बढ़ गई है, आई थिंक 1 करोड़ हो गई है। पॉइंट नंबर 4 पढ़ो और आप लोग मुझे समझाओ पॉइंट नंबर 4 में क्या कंडीशन है। साल की एनुअल टर्नओवर हम्म 3 साल। एवरेज एनुअल टर्नओवर ऑफ 3 इयर्स। गुडविल वाले चैप्टर में हम एवरेज प्रॉफिट निकालते थे ना, 3 सालों को ऐड करके डिवाइड बाय 3। से ऊपर नहीं जाती है। मैं आपको बताता हूँ, जैसे मेरी पहले साल की मेरी टर्नओवर आई है 1 करोड़, दूसरे साल की टर्नओवर आई है 4 करोड़। टर्नओवर मतलब सेल्स, टर्नओवर मतलब सेल ऑफ गुड्स। जैसे मेरी जूते की दुकान है तो जूते बेच बेच के सेल को अकाउंट्स में टर्नओवर बोल दिया जाता है। तीसरे साल की मेरी सेल है 60 लाख रुपए। अब मेरे को देखो, इधर देखो, मैं 4th ईयर में आ गया हूं। क्या 4th ईयर में मैं ओपीसी बना रह सकता हूं कि मेरा ओपीसी का दर्जा टूट जाएगा? एक सेकंड, मेरे को चेंज करना है डेटा। 60 लाख, 1 करोड़, 4 करोड़। तो अब मैं चौथे साल में हूं। क्या मैं चौथे साल ओपीसी में अब रह सकता हूं कि मेरे को प्राइवेट या पब्लिक में कन्वर्ट होना पड़ेगा? होना पड़ेगा क्योंकि 2 करोड़ तक से कोई है जो लॉजिकल? जशन और मनन, आप जशन अपना रीजन बताना कैसे। क्योंकि उन्होंने 1 साल का टर्नओवर किया, 2 करोड़ तो घट होना चाहिए। तो फिर मेरा तो पिछले साल 4 करोड़ आ गया। हाँ, आप लोग फिर समझे नहीं क्वेश्चन। एक बार लाइन पढ़ना, एक बार 4th वाला पॉइंट लाइन पढ़ो। हाँ बिल्कुल। तो एवरेज टर्नओवर बोला 3 सालों की, पिछले 3 सालों की एवरेज जो है वो 2 करोड़ से ऊपर नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन में लिखा है कि पिछले साल। देख लेते हैं कितना टोटल हो गया। 5 करोड़ 60 लाख। 5 करोड़ 60 लाख को 3 से डिवाइड करो यार, 2 करोड़ से कम ही आएगा। तो ये 2 करोड़ से कम आ रहा है, तो ये इसको ओपीसी में रह सकता है। जिसको नहीं समझ आया तो आपको ये वाली एग्जांपल लिख लेनी पड़ेगी। लिखो ये वाली साथ में कहीं पे, कॉपी पे नहीं, बुक में ही लिख लो साथ में। फर्स्ट ईयर 60 लाख, दूसरे साल 1 करोड़, तो इसकी टर्नओवर बन रही है 1 करोड़ 80 लाख। तो ये ओपीसी में बना रह सकता है। लिखो बुक पे। क्यों 18 थी ये? अच्छा हाँ, 1 करोड़ कुछ आएगी। मैं लगभग ऐसे लिख लेता हूँ, अप्रोक्स ऐसा कुछ आएगा। लिखो यार, बुक पे आपके पास बड़ी सारी जगह है, कहीं पे एडजस्ट कर लो, थोड़ा सा लिख लो। डिम्पल उठ यहाँ से, उठ एक बार यहाँ से उठ, उधर जशन के साथ वाली सीट पे आ। इधर से आ जा, तेरे को कैमरे में हेलो भी करता जा एक बार सबको। हाँ शाबाश। तू वधिया जा लिखता ले कि नहीं लिखना? दिखाई, मैं भी शुरू कर लेता हूँ। पहले साल की टर्नओवर है 60 लाख, दूसरे साल की है 1 करोड़, तीसरे साल की है 4 करोड़। 4th ईयर में ओपीसी, क्या ये बना रह सकता है कि नहीं? तो इसकी एवरेज टर्नओवर निकालो। एवरेज टर्नओवर निकलेगी 5 करोड़ 60 लाख डिवाइडेड बाय 3, तो लगभग 1 करोड़ 80-85 लाख आ जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब है वो ओपीसी में बना रह सकता है, इसका ये मतलब है। चलो 4 ये मेरे को रूल्स याद करने पड़ेंगे। रूल्स अभी अच्छा पहले ही चल रहा था, नहीं 4 हो गए, 5वां और 6वां। पर्पस क्या है ओपीसी का? कैन नॉट बी फॉर्म्ड। इधर देखो 5वां पॉइंट याद करो, ओपीसी कैन नॉट बी फॉर्म्ड फॉर चैरिटेबल पर्पस। अगर आपको चैरिटेबल पर्पस के लिए कोई कंपनी खोलनी है तो एनपीओ खोलनी पड़ेगी, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या एनजीओ बोलते हैं उसको। जैसे रेड क्रॉस सोसाइटी हो गई, गुरुद्वारा साहिब हो गए, ये सारे चैरिटेबल पर्पस या रिलीजियस पर्पस होते हैं। इसके लिए आप ओपीसी नहीं खोल सकते। अगर ओपीसी खोलनी है तो सेक्शन 8 कंपनीज होती है एनपीओ, वो खोलनी पड़ेगी। इट कैन बी फॉर्म्ड फॉर बिजनेस पर्पस ओनली। देखना 5वां पॉइंट क्लियर है? पर्पस। पॉइंट नंबर 6 कन्वर्जन। कन्वर्जन का मतलब क्या होगा? कहते हैं अगर आपकी लिमिट या तो 50 लाख से ऊपर चलेगी, शेयर कैपिटल कहां तक अलाउड थी मैक्सिमम? टर्नओवर पिछले साल की है एवरेज कितने सालों की? 3 सालों की। अगर वो 2 करोड़ क्रॉस कर गई तो फिर आपको ओपीसी बंद करनी पड़ेगी, उसकी ट्रांसफर या कन्वर्जन करनी पड़ेगी, या तो प्राइवेट में या पब्लिक में, आपकी मर्जी है। तो ओपीसी वाला बंदा पहले ही 1 था तो वो पब्लिक में जल्दी जल्दी जाएगा ही नहीं, क्योंकि वो तो थोड़ा सा कंजस्टेड टाइप का बंदा है, थोड़ा नैरो माइंडेड का है ना। तो वो ज्यादा से ज्यादा करेगा, अपने मदर को, अपने भाई को या अपनी वाइफ को 1 शेयर दे देगा, प्राइवेट कंपनी खोल देगा। प्रैक्टिकली ये होता है। चंडीगढ़ में मैंने जितनी भी कंपनीज खुलवाई थी 3-4, जब मैं चंडीगढ़ रहता होता था,
तो 3-4 मैंने पब्लिक प्राइवेट कंपनी खुलवाई हुई हैं, उसमें होता क्या था 99% शेयर्स हस्बैंड के पास होते थे, 1% वाइफ के पास, या कई बार अपनी माता के पास या किसी पिताजी के पास। फिर प्राइवेट कंपनी है, मतलब आपने सिर्फ एक शेयर भी किसी और को दे दिया ना। गवर्नमेंट ने ये थोड़ी कहा है कि आप किसी को एक शेयर नहीं दे सकते, मिनिमम 100 शेयर या 50 शेयर देने हैं। गवर्नमेंट ने ये बोला मिनिमम 2 मेंबर होने चाहिए प्राइवेट में। सारे शेयर्स आप रख लो, एक शेयर अपने भाई बहन या माता पिता किसी के नाम पे भी कर दो। तो नॉर्मली इंडिया में ये थ्योरी चलती होती है, सभी यही करते हैं। ठीक है, जल्दी ओपीसी के पॉइंट मेरे को याद करने पड़ेंगे, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले रूल्स है मेंबर को लेके। मेंबर कौन हो सकता है? नेचुरल, सिटीजन और इंडियन रेजिडेंट। इंडियन रेजिडेंट कौन होगा? जो पिछले साल में इंडिया में 182 दिन या उससे ज्यादा रह रहा होगा, वो रेजिडेंट होगा। पॉइंट नंबर 2, एक बंदा कितनी ओपीसी खोल सकता है? एक बंदा एक ओपीसी। पेड अप शेयर कैपिटल मिनिमम कितनी होनी चाहिए? मैंने मिनिमम पूछा, मैक्सिमम थोड़ी पूछा। आप लोग क्वेश्चन ही नहीं सुनते। मिनिमम आप 10 रुपए बना लो। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन में लिखा हुआ है मैक्सिमम 50 लाख होना चाहिए। मैंने क्या पूछा कि शेयर कैपिटल मिनिमम कितनी होनी चाहिए? आप कह रहे हो 50 लाख। तो मिनिमम शेयर कैपिटल की कोई लिमिट नहीं है। मैक्सिमम शेयर कैपिटल कितनी होनी चाहिए? टर्नओवर मैक्सिमम 1 साल की या 3 सालों की एवरेज। पर्पस क्या है इसका? चैरिटेबल पर्पस या बिजनेस पर्पस? क्या चैरिटेबल पर्पस के लिए ओपीसी खोल सकते हैं? नहीं, उसके लिए एनपीओ गवर्नमेंट ने अलग रूल बनाए हैं। और कन्वर्जन, कन्वर्जन कब करनी पड़ेगी? या तो आपकी शेयर कैपिटल 50 लाख से ऊपर चली गई हो या आपकी टर्नओवर 2 करोड़ से ऊपर चली गई हो। अब मैं आपको एक केस बताता हूं, पूछता हूं आपसे क्वेश्चन, देखते हैं किसका दिमाग चलता है। कंपनी की शेयर कैपिटल है 49 लाख और कंपनी की टर्नओवर है 3 करोड़। ओपीसी बनेगी या नहीं बनेगी? नहीं बनेगी। क्यों? एक कंडीशन तो हो गया, नेग्लेक्ट हो गया। एक कंडीशन वायलेट हो गई है तो नहीं बनेगी। अच्छा, कंपनी की टर्नओवर है 49.9 करोड़ और कंपनी की शेयर कैपिटल है 51 करोड़। ना 2 करोड़ हो गए। क्या? उसी करोड़ के नहीं बनेगी। नहीं बनेगी? अच्छा, 51 करोड़ जो भी है नहीं बनेगी। चलो तीसरा दे रहा हूं। कंपनी की टर्नओवर 49.9 लैक्स, 49.9 लैक्स और शेयर कैपिटल है 1 करोड़ 99 लैक्स। क्यों? आपने टर्नओवर शेयर कैपिटल उसी का से बोलते हैं। शेयर गलत क्यों? मैं आगे पीछे नहीं बोल सकता। शेयर हाँ। कैपिटल आपने मैंने शेयर कैपिटल कितनी बोली है? अच्छा, लास्ट कंपनी की जो टर्नओवर है वो 49 लाख है, शेयर कैपिटल है। क्यों गलत क्यों है? कंपनी की टर्नओवर 49 लाख नहीं हो सकती क्या? हो सकती है। और कंपनी की जो शेयर कैपिटल है वो है 1 करोड़ 90 लाख। गलत है, पहले कहते गलत क्यों है? शेयर तो आपका आंसर तो ये आना चाहिए ना कि ओपीसी नहीं बन सकती, लेकिन इसमें गलत मेरे को समझ नहीं आ रहा। मैंने बोला कंपनी की टर्नओवर मैक्सिमम 2 करोड़ होनी चाहिए। कंपनी नई खुली है, उसकी सेल हुई सिर्फ 48 लाख की है, तो नहीं हो सकती। हो सकता है पहले साल 5 लाख की सेल हुई हो। मैंने उसके बाद शेयर कैपिटल बोला, तो आप ये कहोगे ना कि नहीं हो सकती। ये थोड़ी कह सकते हो गलत है। अब जशन कह रहा है कि मेरे पास पैसा ही बहुत है, किले कुले बेच के आप ओपीसी खोल लेनी है। उन्होंने पता ही नहीं सीखा कि ओपीसी खोलनी है कि प्राइवेट लिमिटेड खोलनी है। सर मेरे पास 3 करोड़ रुपए है। नहीं तू तो गलत है। गलत नहीं है भाई साहब, आप उसको ये समझाओगे कि आप ओपीसी में फॉल नहीं कर सकते। यू हैव टू बिकम इधर प्राइवेट और पब्लिक। डेटा गलत नहीं है, डेटा सिर्फ घुमा दिया। क्लियर है पॉइंट? रेजिडेंट कौन हो सकता है? नेचुरल सिटीजन। रेजिडेंट गलत। जो इंडिया में रहता हूँ, क्या रहता हूँ? 182 डेज और मोर, ये होता है। ऐसे थोड़ी ना रेजिडेंट जो इंडिया में रहता हो। अब आप ओपीसी की टेक्निकल डेफिनेशन पढ़ रहे हो, तो रेजिडेंट वो नहीं है जो इंडिया में रहता हो। हिंदी नहीं पूछी, अब रेजिडेंट की डेफिनेशन बतानी है। रेजिडेंट की डेफिनेशन वो है जो इंडिया में 182 या उससे ज्यादा दिन रहता हो। बेनिफिट क्या है वो आप अपने आप पढ़ोगे, मैंने आपको मीनिंग समझा दिया। इसके बाद है काइंड्स ऑफ शेयर्स। अभी तक हमने काइंड्स ऑफ कंपनीज पढ़ी थी। किसी को काइंड्स ऑफ कंपनी याद है कौन कौन सी थी? 3 टाइप्स। कौन कौन सी थी काइंड्स ऑफ कंपनीज? अनलिमिटेड, लिमिटेड बाय गारंटी, शेयर्स। लिमिटेड बाय शेयर्स में टोटल 3 थी, प्राइवेट, पब्लिक, ओपीसी। ये खत्म हो गई काइंड्स ऑफ कंपनी। अब जो कंपनी शेयर इश्यू करती है, ठीक है, तो अब हम वो टॉपिक करने वाले हैं, काइंड्स ऑफ शेयर्स, टाइप ऑफ शेयर्स। पेज नंबर आ जाओ आप 7.5 पे। 2 तरह के शेयर्स होते हैं, इक्विटी और प्रेफरेंस। लिखो जी, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ई की पावर
कम से कम भी 8-9 पेपर में टाइप्स ऑफ शेयर्स भी कम से कम 8-9 बार आ चुका है। दो तरह के शेयर्स होते हैं, एक है प्रेफरेंस शेयर्स, एक है इक्विटी शेयर्स। कंपनी जैसे हमने डिस्कस किया था, कंपनी क्या करती है, शेयर्स इश्यू करके शेयर्स बेच के लोगों से पैसा इकट्ठा करती है। सर कंपनी उन पैसों का क्या करती होगी, कहां पे इन्वेस्ट करती है? कंपनी में। जैसे कि कोई एग्जांपल बताना। रॉ मटेरियल खरीद लिया, प्रोडक्शन कर ली, ऑफिस इक्विपमेंट ले लिए, मशीनरी ले ली। चलो कम से कम आपको इतना तो पता है कि पैसों का कंपनी ने क्या करना है, मतलब अपना बिजनेस चलाना है। अब जब लेकिन हम उनको शेयर्स दे रहे हैं तो शेयर्स के भी दो टाइप होते हैं, कौन कौन से देखना एक बार। गुरकिरत को जगह यार, कौन कौन से शेयर्स होते हैं देखो। अब जिसकी आवाज नहीं आएगी तो बाहर चले जाना, या तो मेरे साथ पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। कौन कौन से शेयर्स होते हैं? कंपनीज के टाइप कौन कौन से होते थे? कौन कौन सी? अनलिमिटेड, गारंटी, लिमिटेड बाय। काइंड ऑफ शेयर कौन कौन से हैं? इक्विटी और प्रेफरेंस। प्रेफरेंस पहले मैं समझा रहा हूं। प्रेफरेंस शेयर्स वो होते हैं जिनको दो तरह के फायदे मिलते हैं। प्रेफरेंस शेयर्स वो होते हैं जिनको दो तरह के फायदे मिलते हैं। एक तो जब कंपनी का 31 मार्च खत्म होगी तो साल में हम प्रॉफिट बांटते हैं ना, सारा प्रॉफिट। तो प्रॉफिट का मतलब होता है डिविडेंड। कंपनीज वाले प्रॉफिट को प्रॉफिट नहीं बुलाते, डिविडेंड बुलाते हैं। ये देखो, ये आपको दिख रहा होगा डिविडेंड। ये डिविडेंड के ऊपर लिखो दैट इज प्रॉफिट। बस कंपनी वाले थोड़े फैंसी शब्द हैं, तो प्रॉफिट की जगह वो क्या वर्ड यूज करते हैं? डिविडेंड। तो जब हमने प्रॉफिट बांटना है यानी कि डिविडेंड बांटना है तो पहले प्रेफरेंस वालों को मिलेगा और एक फिक्स्ड रेट पे मिलेगा। सर फिक्स्ड रेट मतलब जैसे कि 8% या फिर 12%, कोई भी एक रेट। गवर्नमेंट ने नहीं फिक्स किया, कंपनी फिक्स करती है कि भाई हम तो हर साल आपको 8% देंगे, हम हर साल आपको 7% देंगे। दूसरा क्या है, दूसरा पढ़ के देखना, आपको समझ में आता है। भी जब कंपनी बंद हो जाती है, लॉस हो जाता है, तो इनको पहले पेमेंट। तो जब कंपनी बंद हो जाएगी, घाटे में हो गई, तो सारे शेयर होल्डर कंपनी में आ जाएंगे कि भाई मेरा पैसा दो, मेरा पैसा दो। लेकिन मालिक हैं तो कंपनी की मैनेजमेंट कहेगी हमारी कंपनी का तो बहुत घाटा हो गया है। कहते हमने 10 रुपए लगाए हुए थे, कहते 7 रुपए का घाटा हो गया, अब 3 रुपए रह गए, अपने 3 रुपए ले जाओ, कंपनी बंद हो रही है, अपने 3 रुपए ले जाओ। अब लेने के लिए लाइन लगेगी, लाइन में सबसे पहले लगती है गवर्नमेंट। सर यहाँ तो गवर्नमेंट है नहीं, मैं वैसे एक्चुअली मैं बता रहा हूँ, सबसे पहले गवर्नमेंट आती है। अगर उनका कोई टैक्स पेंडिंग है ना, तो लाइन में कटोरा लेके सबसे पहले कौन खड़ेगा? गवर्नमेंट। फिर खड़ेंगे डिवेंचर्स वाले जिन्होंने पैसा लेना है, या क्रेडिटर्स वाले। मतलब कहने का मतलब पहले मेंबर्स को छोड़ के जो बाहर वाले लोग हैं पहले वो कटोरा लेके खड़े होंगे, उसको छोड़ दो। फिर कटोरा लेके खड़े होंगे कंपनी के मालिक। सर मालिकों को भी कटोरा लेके खड़ना पड़ेगा? जी हाँ, क्योंकि हमने कंपनी की कैरेक्टरिस्टिक्स की पहला पॉइंट याद है क्या पढ़ा था? सेपरेट लीगल एंटिटी। कंपनी अलग है, ओनर्स अलग हैं। तो कंपनी में से पैसा लेने जब कंपनी बंद हो रही है, कौन लेने आए कटोरा लेके? मालिक। अब दो तरह के मालिक हैं, एक प्रेफरेंस वाले मालिक हैं, एक इक्विटी वाले। प्रेफरेंस वालों को यहाँ पे थोड़ी सी इज्जत दे दी गई कि पहले कटोरी लेके आपने खड़ा रहना है, आपके 3 रुपए कटोरी में डाल दिए जाएंगे अगर कंपनी बंद हो गई। सर फिर इक्विटी वालों के लिए तो घाटा है, वो उनको मिलती ही नहीं है। क्या नहीं मिलती? जो उन्होंने कैपिटल लगाई। क्यों नहीं मिलती? मिलेगी अभी। तो 3 रुपए उनकी कटोरी में डालने के बाद, 3 रुपए प्रेफरेंस शेयर होल्डर को देने के बाद, अगर फिर भी कंपनी में कुछ बच गया इक्का दुक्का, वो इक्विटी वालों को मिलेगा। सर फिर तो इक्विटी शेयर कैपिटल तो बड़ी रिस्की है। अगर हमने कंपनी में शेयर खरीदने हो, हम तो फिर प्रेफरेंस खरीदेंगे। कंपनी में प्रॉफिट भी पहले मिलेगा, फिक्स रेट हर साल मिलेगा ही मिलेगा, और कंपनी अगर बंद हो रही है तो सबसे पहले लाइन में कटोरी लेके हम खड़े हो सकते हैं, है ना। लेकिन जहां फायदा है वहां लॉस भी होगा। हर सिक्के में दो पहलू होते हैं, एक हेड होता है, एक टेल होता है ना। यहां पे भी दो पहलू हैं, तो मेरे को समझना पड़ेगा प्रेफरेंस और इक्विटी। अब मैं समझूंगा, अभी तो हमने बात किया प्रेफरेंस के हिसाब से। प्रेफरेंस वालों को दो अधिकार पहले मिलते हैं, कौन से? हर साल प्रॉफिट में हिस्सा पहले मिलेगा, कंपनी बंद हो रही है तो पहले उनकी रीपेमेंट मिलेगी। अब इक्विटी वालों को सुनो, इक्विटी वाले जो होते हैं कंपनी के असली मालिक होते हैं। एक तो उनको हर साल फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड नहीं मिलेगा, एक तो मिलेगा पहले प्रेफरेंस को, उसके बाद मिलेगा, वो भी फिक्स नहीं मिलेगा। अगर जितना बच गया उतना, समझ के चलो कंपनी में कमाए 1000 रुपए और हमने प्रेफरेंस वालों को देना है 800 रुपए, तो इक्विटी वालों के लिए कितना बचा? 200। ये क्लियर है जी? पहला पॉइंट समझ लो। अगले साल कंपनी ने कमाए 1100 रुपए, प्रेफरेंस वालों का तो फिक्स है ना 800 रुपए, उनका तो फिक्स रेट है। इक्विटी वालों के लिए कितना बचा? 300। तीसरा केस देखना, अब आप कहोगे यार
इक्विटी शेयर वाले तो बहुत ही रिस्की हैं। कंपनी ने प्रॉफिट कमाया 800, अब तो कुछ नहीं, प्रेफरेंस वालों को, इक्विटी वालों को, ओहो शून्य। कंपनी ने प्रॉफिट कमाया 500, प्रेफरेंस वालों को 800 कहां से मिलेगा? कंपनी का प्रॉफिट ही 500 है। ये प्रॉफिट तो जितना होगा उतना देंगे ना। कंपनी ने प्रॉफिट कमाया 500, प्रेफरेंस वालों को देने के लिए है नहीं, क्या इक्विटी वालों को लिए मिलेगा? ये साल में सेम रहता है इंटरेस्ट रेट, सेम रेट, हाँ सेम रहेगा। अब आया मेंटोस जिंदगी, कंपनी ने प्रॉफिट कमाया 1800, प्रेफरेंस वालों को कितना मिलेगा? इक्विटी वालों को कंपनी ने प्रॉफिट कमाया, क्योंकि देखो एक ना वर्ड होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, सुना हुआ है? एक होता है सिंपल इंटरेस्ट, एक होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब होता है पहले कई साल ना पता ही नहीं चलेगा यार, बहुत ही स्लो ग्रोथ है, लेकिन जैसे बिजनेस चलता रह गया, कोई भी चीज चलती रहेगी ना। इक्विटी शेयर होल्डर वालों ने ना यहाँ पे रखा था पेशेंस। 6वें साल कंपनी का प्रॉफिट कितना हुआ है जी? 12,000 रुपये। 11,200 तो इसका मतलब है प्रेफरेंस वालों को तो वही का वही मिलेगा 800, इक्विटी वाले कितना खा गए? 11,200। जितना इनको 5 साल में सब्र रखना था, हर साल 800 मिल रहा था, लास्ट में एक जंप ऐसी आती है जब इक्विटी शेयर होल्डर मार जाता है। अब मेरे को बताओ इस केस में जो हमने लास्ट केस किया है, इक्विटी वाले फायदे में रह गए या प्रेफरेंस वाले? अगर इक्विटी वालों में घाटा ज्यादा है ना, उनमें प्रॉफिट भी ज्यादा है। अगर कंपनी अच्छी है, कंपनी के अंदर मैनेजमेंट अच्छे हैं, एम्प्लॉइज अच्छे हैं, तो पहले 2-4 साल के बाद ना कंपनी बहुत अच्छी ग्रोथ करेगी। जैसे ही अच्छी ग्रोथ करने लग गई, सेल अच्छी होगी, सेल अच्छी होगी तो प्रॉफिट अच्छा होएगा, प्रॉफिट अच्छा, रुक जाओ अभी 4-10 है, प्रॉफिट अच्छा होएगा, प्रॉफिट अच्छा होएगा तो इक्विटी वालों को डिविडेंड भी ज्यादा मिलेगा। तो इक्विटी वालों के पास क्या प्रॉफिट और क्या मतलब घाटा रहता है? अगर तो प्रॉफिट हो गया तो मिल जाएगा, नहीं होगा तो नहीं मिलेगा। पहले किसको मिलेगा? प्रेफरेंस वाले को, फिर किसको मिलेगा? इक्विटी वालों को। लेकिन इक्विटी वालों के लिए एक प्लस पॉइंट है, अगर कंपनी बहुत बढ़िया चल गई ना, प्रेफरेंस वाले तो हर साल 800 रुपए में खुश होंगे, सारा मुनाफा किनका? इक्विटी वालों का। रिस्क भी ज्यादा, रिवॉर्ड भी ज्यादा, ये है दोनों का डिफरेंस। तो अब पहला पॉइंट एक बार फिर से पढ़ते हैं, प्रेफरेंस वालों का पढ़ना। ये दोनों पॉइंट पढ़ के देखो क्या क्लियर है दोनों पॉइंट्स? पढ़ो जी प्रेफरेंस शेयर के दोनों पॉइंट्स। ये दोनों पॉइंट्स एग्जाम में मल्टीपल टाइम्स पूछे गए हैं, दोनों पॉइंट्स, ट्रू फॉल्स के फॉर्म में, फिलअप के फॉर्म में। पहले डिविडेंड किसको मिलेगा? पहले डिविडेंड किसको मिलेगा? फिक्स रेट पे मिलेगा या हर साल अलग होता रहेगा? फिर उसके बाद अगर कंपनी वाउंड अप हो रही है, वाउंड अप का मतलब लिख लेना कंपनी बंद होना, ठीक है। पहले किसको पैसा मिलेगा? फिर इक्विटी वालों को। इसके बाद है अब टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। वेरी पिछले साल बताना क्यूमुलेटिव, हाँ क्या होता था क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस? अगर एक साल वो नहीं मिला डिविडेंड तो 2 तो साल 2 साल बाद इकट्ठे हाँ, इस वाले केस में मेरे को बता सकते हो क्यूमुलेट कौन से साल में होगा? ये देखना, पंचमा साल, 6वां साल। इस वाले केस में जिसको जो फोर्थ बोल रहा है उसको समझ लो, समझ आ गया क्यूमुलेटिव का मतलब। फोर्थ ईयर में प्रेफरेंस शेयर वालों को कितने पैसे मिले हैं? 500। फोर्थ में 500 मिले हैं, मिलने कितने चाहिए थे? तो 300 जो पेंडिंग रह गए, अगले साल पता है कितने मिलेंगे? 800 प्लस 300, 1100। या अगर किसी साल उसको 800 नहीं मिले तो अगले साल उसको 1600 मिलेंगे। सर अगर अगले साल 1600 भी ना हुए, अगले साल भी कंपनी घाटे में हुई, तो उससे अगले साल 2400, मतलब इकट्ठे होते चले जाएंगे। इकट्ठे होने को क्या बोल दिया जाता है? क्यूमुलेटिव। ब्याज नहीं मिलेगा ये, क्योंकि कंपनी के मालिक है, ये कौन सा लैंडर है, इन्होंने लोन पे थोड़ी ना दिया है, तो प्रॉफिट पे है, ब्याज नहीं मिलेगा। क्वेश्चन अच्छा था, क्या इनको अगले साल इंटरेस्ट मिलेगा? इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। दूसरा देखो क्या है, नॉन क्यूमुलेटिव, हर साल ताजा। 800 रुपए अगर आपको इस साल मिल गए, कंपनी घाटे में है, 800 नहीं मिले तो वो खत्म हो जाएंगे, अगले साल आपको फ्रेश आपके 800 मिलेंगे, ना कि पिछले भी। सर इसका मतलब है अगर हमें पिछले, तो मेरे को एक बात बताओ, अगर आप लोगों ने ये शेयर्स लेने हो, क्यूमुलेटिव या नॉन क्यूमुलेटिव, कौन से लोगे आप? क्यूमुलेटिव लोगे ना, क्यों? क्योंकि हर साल अगर ना मिल सका, लेकिन इसमें भी एक घाटा होएगा। कंपनी वाले पागल थोड़ी बैठे हैं, कंपनी वाले पता है क्या करेंगे? क्यूमुलेटिव का प्राइस रखेंगे 13 रुपए, नॉन क्यूमुलेटिव का प्राइस रखेंगे 9 रुपए, ताकि दोनों बिक सके। तो यानी कि अगर आप ऑन स्पॉट महंगा खरीद रहे हो तो आपको कल को बेनिफिट भी ज्यादा हो सकता है, लेकिन ऑन स्पॉट सस्ता ले रहे हो तो फिर आपको नॉन क्यूमुलेटिव मिलेंगे। कंपनी भी तो प्राइस रखेगी ना प्रोडक्ट के, शेयर्स के। अगला है पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। जब इक्विटी वाले बुला,
अब ये वाला 6वां केस देखना, केस नंबर 6। केस नंबर 6 में कंपनी ने प्रॉफिट कितना कमाया था? 12,000। प्रेफरेंस वालों को कितना दिया हमने? इक्विटी वालों को कितना मिला? 11,200। समझ लो इक्विटी वाले कह रहे हैं चल आ जाओ यार, हमने इतना कमाया है, तुम्हें 200 400 500 रुपए और भी दे दें। तो मतलब अगर कंपनी में बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो जाता है, सीधा देखो 1800 से जंप मार के कितना हुआ? 12,000। तो अगर कंपनी में बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो जाता है, सरप्लस, तो इक्विटी वाले कहते हैं आजा बेटा आजा, तू भी हमसे थोड़ा सा और ले। 800 रुपए मिल रहा है हमें, 11,200, तो इसको 200 500 रुपए और डाल दिया जाता है, उसको बोलते हैं पार्टिसिपेटिंग। तो पार्टिसिपेटिंग वाले ज्यादा शेयर्स महंगे होंगे या नॉन पार्टिसिपेटिंग वाले? पार्टिसिपेटिंग वाले। ऑब्वियस। ऑब्वियस। ओए होए। और नॉन पार्टिसिपेटिंग वाले जिनको कंपनी में जितना मर्जी प्रॉफिट हो, इक्विटी वाले उनको घास नहीं डालेंगे, कहेंगे आपका 800 मिल गया, चल बाहर। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। रिडीमेबल का मतलब होता है, देखो प्रेफरेंस शेयर ना एक पर्टिकुलर टाइम के लिए इश्यू किए जाते हैं। सरप्राइज जाना जाओ, प्रेफरेंस शेयर्स ना एक पर्टिकुलर टाइम के लिए इश्यू किए जाते हैं। जैसे समझ लो कंपनी ने शेयर इश्यू किए 10 साल के लिए, तो 10 साल के बाद ना प्रेफरेंस शेयर वालों को उनका पैसा वापस कर दिया जाएगा, उनसे वही वाले शेयर्स वापस ले लिए जाएंगे। इसको बोलते हैं रिडीमेबल। रिडीमेबल का मतलब लिखो रिफंडेबल। रिडीमेबल का मतलब लिखो, छोड़ देना यार हाथ। रिडीमेबल का मतलब लिखो रिफंडेबल। हाँ, और इसके साथ में अंडरलाइन करो सच शेयर्स दोज विल बी रीपेड। विल बी रीपेड को सर्कल करो, इनको इनके पैसे वापस कर दिए जाते हैं। विल बी, ये इक्विटी होते हैं हमेशा। जो जो भी ये शेयर मार्केट में चलते रहते हैं ना, 99% ये सारे इक्विटी शेयर्स होते हैं। इक्विटी शेयर में जिसने एक बार ओरिजिनल पहले किसी बंदे ने पैसा लगा दिया ना, इक्विटी शेयर कभी वापस नहीं होती, जैसे मनन ने कहा था। उसका ये मतलब होता है कि जब सबसे पहले किसी बायर ने शेयर खरीदे होंगे ना, वो आपस में किसी और को बेच रहा होगा, कोई और किसी तीसरे को, तीसरा किसी चौथे को। कंपनी में तो वो पैसे स्टार्टिंग में ही आ गए थे, ये कभी रिफंड नहीं होते। लेकिन बंदा पता है क्या बोलते हैं, नॉर्मल लोग कहते हैं हम तो शेयर बेच देते हैं, हमें तो हमारे पैसे वापस मिल जाते हैं। भाई आप कंपनी को थोड़ी बेच रहे हो, आपने तो वो मोबाइल ऐप में ऑनलाइन किसी को बेच दिए, तो वहां पे खरीदार कोई और होते हैं। ऐसे होती है कहानी। मतलब इक्विटी मालिक बनते हैं जब शेयर खरीदते हैं। हाँ, मतलब वो आपस में जनता में चलता रहता है। हमें कई बार पता भी तो, हमें थोड़ी ना पता होता है हमारे शेयर कौन खरीद रहा है। अब मैंने मोबाइल पे शेयर्स खरीद रखे हैं, तो मुझे ये थोड़ी पता मैंने किससे खरीदे हैं। कंपनी ने तो कई साल पहले फर्स्ट टाइम ओरिजिनली इश्यू कर दिए थे, जैसे हमने वीडियो में देखा था कि चल शेयर्स निकाल देते हैं। वो आपस में एक दूसरे को बेचते रहते हैं। इरिडीमेबल क्या होता होगा फिर? जिनको शेयर्स रिडीम नहीं करने। पढ़ के देखना इरिडीमेबल वाला, वैसे प्रेफरेंस शेयर्स पढ़ो भाई। इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, मेरे को बताओ इसमें क्या पॉइंट है जो टेक्निकल है। इरिडीमेबल आर दोज कैपिटल कैन नॉट बी रिफंडेड। कैन नॉट बी रिफंडेड को सर्कल करो, अंडरलाइन करो। कैन नॉट बी रिफंडेड को, कैन नॉट बी रिफंडेड नहीं, प्रेफरेंस शेयर्स के टाइप चल रहे हैं ना ये, इक्विटी शेयर टाइप के हो गए ये, बिल्कुल ठीक है। अगले जाएगा प्रेफरेंस शेयर तो इक्विटी कन्वर्ट कर सकते हैं। नहीं, लेकिन यहाँ पे ना 6th पॉइंट जो पेपर में आया हुआ है, ये बार बार ये आया हुआ है एग्जाम में क्वेश्चन। 20 ईयर्स दिख रहा है? 20 ईयर्स वाली लाइन पढ़ के मेरे को समझाना। देखें जी किसको इंग्लिश पढ़नी आ गई है, क्योंकि मैंने बहुत सारे आपको टेक्निकल टॉपिक करवा दिए हैं। ये इंग्लिश लाइन को रिडीमेबल को इरिडीमेबल किया जा सकता है 20 साल बाद या 20। नहीं यार, नहीं, नहीं। आप अकॉर्डिंग से लेके लाइन पढ़ो। गर्व देखें किसको, जशन तो फॉर्म में चल रहा है, तू मेरे को बताएगा सबसे पहले। अकॉर्डिंग से लेके लाइन पढ़ो ये। नहीं, एक बार फिर से पढ़, थोड़ा सा ट्रैक ठीक था लेकिन समझाने। एक्सपायरी ऑफ 20 साल मतलब 20 साल खत्म होने के बाद। वो शेयर नहीं एक्सपायर हो रही यार, एक्सपायरी लिख रहे हैं एक्सपायर ऑफ 20 ईयर। 20 ईयर खत्म होने के बाद। वो एक्सपायर का मतलब ये नहीं है कि कोई खाने पीने का सामान एक्सपायर। तो 20 साल तो पहला को नहीं कर सकता, रेटिंग पार्टी नहीं नहीं नहीं, थोड़ा सा चेंज कर गया। मतलब रणवीर ने ऑलमोस्ट मैटर सोल्व कर दिया है, लेकिन उल्टा मैटर सोल्व कर दिया है। तू तो ऐसी बातें ही करेगा गुरकी रहते हैं। ये पॉइंट है। नहीं, मेरे को लग रहा था कि कोई एक आधा बंदा तो बता देगा, लेकिन किसी का भी नहीं। हाँ, इसको मिक्स करो 20 साल के साथ।
जो तक एक्सपायरी जेड़ा इररिडीमेबल है जो कंपनी इशू नहीं कंपनी कर सकती वो प्रेफरेंस शेयर 20 साल हाँ 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 ठीक है, 20 बोलो ये साल लाइन तक पूरी करो। होते हैं, 20 साल बोल दे तू 20 साल कंपनी वो इशू नहीं शेयर कर सकती 20 साल हाँ, 20 साल एक्सपायरी एक्सपायरी 20 साल में जब तक पुराने नहीं एक्सपायरी नहीं 99% चलो ओके हो गया। ये सिंपल सा ये मतलब है, कंपनी ऐसे कोई शेयर इशू नहीं करेगी जिसका टाइम 20 साल से ज्यादा हो। मतलब मैक्सिमम टू मैक्सिमम लोगों से हम पैसा उठा सकते हैं 20 साल के लिए। मतलब जैसे समझ लो, मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ, 2021 चल रहा है, मैंने प्रेफरेंस शेयर, मेरी ये कंपनी है, मैंने प्रेफरेंस शेयर इशू किए, मैंने कहा 25 साल के बाद पैसा दूंगा, तो कंपनी ये नहीं कर सकती। गवर्नमेंट ने बोला आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम 20 साल के लिए शेयर इशू कर सकते हो, 20 साल के बाद आपको कंपलसरी उनको पैसे रिडीम रिफंड करने पड़ेंगे। क्या मैं 13 साल के लिए इशू कर सकता हूं? यस। 10 साल के लिए यस। 2 साल के लिए यस। 21 साल के लिए नहीं। तो इसके साथ में आप लिखो मैक्सिमम 20 ईयर्स, लिखो मैक्सिमम 20 ईयर्स। तो ज्यादा से ज्यादा कंपनी 20 साल के लिए शेयर इशू कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। उसके बाद उनको उनके पैसे रिडीम करने पड़ेंगे, रिफंड। सर आप कह रहे हो ना इररिडीमेबल है, लेकिन फिर भी इररिडीमेबल एक थ्योरी के लिए है, प्रैक्टिकली क्या पॉइंट, प्रैक्टिकली यही है, ज्यादा से ज्यादा 20 साल के लिए। आगे पॉइंट नंबर 7 है कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर, जिसको आप प्रेफरेंस में इक्विटी में कन्वर्ट कर सकते हो। क्योंकि लास्ट में जब कंपनी अच्छी चलने लगती है ना, प्रेफरेंस वाले क्या पता है क्या बोलते हैं, यार मेरे को इक्विटी दे दो, मेरे प्रेफरेंस वापस ले लो। तो ये वो है, लालच बुरी बला है। तो कन्वर्टेबल वाले शेयर का प्राइस महंगा होगा या नॉन कन्वर्टेबल वाले का? नॉन कन्वर्टेबल क्या हो सकता है? जिनको अपन इक्विटी में कन्वर्ट नहीं कर सकते। अगला है इक्विटी शेयर्स। इक्विटी शेयर्स क्या होंगे? उनके अपोजिट वाले सारे इक्विटी। डिफरेंस पढ़ के देख लेते हैं। रेट ऑफ डिविडेंड, यही पेपर में बहुत आता है। यहाँ पे क्या है करना, सर्कल करना, फिक्स फिक्स रेट का मतलब लिखो नीचे, दैट इज फिक्स्ड परसेंटेज। फिक्स्ड रेट के नीचे लिखो फिक्स्ड परसेंटेज। अच्छा, इक्विटी वालों का डिविडेंड फिक्स होता है या प्रॉफिट के हिसाब से है? तो इधर लिखा हुआ है डिपेंड अपॉन द, इधर देखो साफ साफ लिखा ही हुआ है डिपेंडिंग अपॉन द प्रॉफिट। अच्छा पॉइंट नंबर 2, एरियर ऑफ डिविडेंड। एरियर का मतलब लिखो क्यूमुलेटिव। एरियर का मतलब लिखो क्यूमुलेटिव। क्या प्रेफरेंस शेयर क्यूमुलेट और नॉन क्यूमुलेट दोनों हो सकते हैं? हो सकते हैं, इसलिए इन्होंने लिखा हुआ है डिविडेंड इज नॉट पेड द एरियर मे का मतलब होता है हो भी सकता है नहीं भी। अगर उनके क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स होंगे तो हो जाएगा इकट्ठा। एरियर का मतलब है अगर पिछला ना दिया, पेंडिंग है। एरियर का मतलब लिखो पेंडिंग या क्यूमुलेटिव। इक्विटी शेयर में कैन नोट, इक्विटी शेयर में सर्कल करो कैन नोट को। इक्विटी शेयर वाले तो सीधा मस्त है भाई, इस साल हो गया तो मिल जाएगा, नहीं होएगा तो चलो भूल जाओ, अगले साल देखेंगे। प्रेफरेंशियल राइट टू पेमेंट ऑफ डिविडेंड। अच्छा किसको पहले मिलता है डिविडेंड? लिखा हुआ है देखना, इधर बिफोर को सर्कल करो, यहां पे आफ्टर को, इधर बिफोर को, इधर आफ्टर को। अच्छा पेमेंट ऑफ कैपिटल, रीपेमेंट ऑफ कैपिटल, पहले किसकी रीपेमेंट होगी? ठीक है, फिर वही आ गया, इधर बिफोर आ गया। हाँ पहले पिछला समझा लूं। अच्छा जी हो गया होएगा। इक्विटी कैपिटल इज पेड ओनली व्हेन प्रेफरेंस कैपिटल इज पेड आउट फुल्ली। ठीक है जी ओके है। अगला 5वां वोटिंग राइट। किसको वोटिंग मिलेगा? किसको? इसमें डू नॉट को सर्कल करो, इसमें वोटिंग को सर्कल करो। अगला राइट टू पार्टिसिपेशन इन द मैनेजमेंट। इनके पास वोटिंग राइट ही नहीं है प्रेफरेंस वालों के पास, तो इनको मैनेजमेंट में कहा, ये इनके पास फुल राइट है। ट्विटर अब खरीद लिया है एलन मस्क ने, जिस दिन उसकी एंट्री हुई ना पहले दिन, तो मैं आपको ट्विटर कंपनी का एक छोटा सा एग्जांपल बता देता हूं, अच्छा लगेगा आपको। ट्विटर कंपनी जो थी पब्लिक कंपनी थी, आज से कुछ दिन पहले एलोन मस्क ने ट्विटर कंपनी खरीद ली, बड़े बवाल के बीच में 7-8 महीने लग गए थे। तो 7-8 महीनों के बाद इतनी लड़ाई हुई ना, ट्विटर का जो सीईओ था, सीईओ ठीक है, पराग अग्रवाल इंडिया का, ठीक है, तो पहले उसके साथ 1-2 केस कुछ चले, तो बाद में वो कहता चलो मैंने खरीद ली। अब खरीदी तो पहले ही फर्स्ट मतलब घुसते ही ना, पहले उसने पब्लिक कंपनी थी ट्विटर, उसको पहले तो उसने प्राइवेट बना दिया। सोचो प्राइवेट क्यों बनाया? पब्लिक कंपनी की ना बड़ी सारी जिम्मेवारियां होती हैं, हर जितने शेयर होल्डर्स हैं, अब पब्लिक कंपनी के हजारों शेयर होल्डर होते हैं, हजारों, सबके पास कंपनी की बैलेंस शीट जाएगी, सबके पास कंपनी की एनुअल रिटर्न जाएगी। आजकल जो आपके प्रोजेक्ट चल रहे हैं, तो प्रोजेक्ट एनुअल रिपोर्ट चल रहे हैं, हर किसी के पास कंपनी की बैलेंस शीट पहुंच गई, कंपनी के डायरेक्टर कौन है, सारी इंफॉर्मेशन पब्लिक में पहुंच गई।
आपके भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं, पता नहीं स्कॉलर वालों के शुरू हुए कि नहीं, मुक्कत वालों के हो गए, तो आप एनुअली, हाँ, आईटीसी, हिंदुस्तान यूनिलीवर, सीएट, टाटा स्टील, कुछ भी पढ़ लो। मतलब आप लोगों के पास +1 वाले बच्चों के पास पहुंची हुई है, सोच के देखो, जिनको रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन नहीं है। उसका ये मतलब होता है कि पब्लिक के पास कंपनी का डेटा है। तो ट्विटर कहता बंद करो जी, पहले तो पब्लिक कंपनी को हम हटाएंगे, प्राइवेट कंपनी उसने। हाँ, अब लग रहा है कि शेयर कैपिटल का चैप्टर गर्व समझ आ रहा है। मेंबर भी 200 ही रह गए होंगे। हाँ देखो, वो तो अमेरिका की कंपनी है ना, वहां पे रूल्स कुछ और हो सकते हैं। पर मैक्सिमम नहीं नहीं, हम जो पढ़ रहे हैं, देखो गर्व आपका पॉइंट बहुत बढ़िया था कि मतलब समझ आ रहा है कि शेयर्स कैसे मूव ऑन करते हैं। मनन कह रहे हैं कि फिर तो पब्लिक से प्राइवेट में कन्वर्ट कर दिया, मेंबर 200 रह गए होंगे। हम इंडिया के रूल्स पढ़ रहे हैं ना, 200 हो हाँ, इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से सोच लो 200 रह गए होंगे। 200 तो घट भी हो सकता है। तो उसने पता है क्या किया होगा, उसने अब एलोन मस्क ने क्या किया होगा, एलोन मस्क ने क्या किया होगा, जाते ही ना पब्लिक कंपनी कैंसिल करके उसको प्राइवेट कर दी। सर पब्लिक कंपनी के तो 10,000 मेंबर होते हैं, 1 लाख भी हो सकते हैं, उनको सबके पैसे वापस कर दिए। अब 10 रुपए का शेयर, ठीक है, अब $1 का शेयर था, वो $1 का शेयर $44 में हो रखा था, नहीं $54 में। तो $1 के बदले में उनके सभी मेंबर को 54 रुपीज वापस मिले हैं। $1 का उनका एक शेयर था और मार्केट वैल्यू चल रही थी $54, तो $53 शेयर होल्डर को फायदा। अब सोच के चलो यार, हमारे पास कंपनी के 10,000 शेयर्स हों, हम कहेंगे 1 रुपए में खरीदा था, 54 मिल रहे हैं, और बेचो यार बेचो, ठीक है जी, सारे मान गए, सभी को उनके पैसे दिए, एलोन मस्क रह गया अकेला। इंडिया की कंपनी के हिसाब से मिनिमम 2 मेंबर होने चाहिए, प्राइवेट में मैक्सिमम 200। उसने क्या किया होगा, सारे शेयर अपने नाम पे बुक करा के एक शेयर अपनी वाइफ को या बहन को या भाई को दे दिया होगा, नहीं तो कंपनी के किसी डायरेक्टर को दे दिया होगा, नहीं तो सड़क से भिखारी को उठाया होगा, वो आधा तेरे को ट्विटर का मालिक बनाऊं, एक शेयर उसको देके उसके साइन करा दिए। बंदा कोई भी हो सकता है जी। एक केस बताऊंगा आपको, मेरे को याद करवाना, कल परसों भिखारी वाला। एक कंपनी ने भिखारी को लाखों करोड़ों का शेयर होल्डर बना दिया था, क्यों? क्योंकि उसको बंदे नहीं मिल रहे थे। केस बताऊंगा ये वाला कल परसों। तो हुआ क्या था, ये सीन हुआ, ये सीन होने के साथ साथ ही उसने क्या किया, सारी कंपनी अपने नाम पे करवा ली, प्राइवेट कंपनी कर ली। उससे हुआ क्या, अब उसको सारी डिटेल जो है ना गवर्नमेंट को नहीं देनी, उसकी जो बैलेंस शीट प्रॉफिट जो है वो नहीं होगा। ब्लू टिक जिसका लगा होता है वेरीफाइड अकाउंट, $8 पर मंथ उसका चार्ज लगेगा। पता लग गई नहीं उस ब्लू टिक होता है ना वो इंस्टाग्राम पे या उस पे, पर मंथ। क्या हो गया, क्या हो गया, क्यों? टॉपिक रहता है ऐसे थोड़ी ना। वीडियो बहुत है इसमें भी सारे हाँ जी। वो एक वीडियो रहा है क्यों कल शुरू होएगा। सर जो ये सारे ओसी कर देते हैं ऑफिस एम्प्लॉयज ये ओके कर देना। क्यों कर, अब उसकी प्राइवेट कंपनी है, जो उसको एम्प्लॉय चाहिए वो रख रहा है, जो एम्प्लॉय नहीं चाहिए बाहर भगा रहा है, क्योंकि उसने कंपनी महंगी खरीद ली है नॉर्मल से। तो उस महंगी खरीदने के लिए अब कंपनी में जितने सारे एम्प्लॉइज थे, 600 एम्प्लॉइज हैं समझ लो, उसी ट्विटर के अंदर 600 एम्प्लॉइज हैं, कह रहा है 200 को निकालो यार, 200 का सैलरी का खर्चा बचेगा ना। ठीक है, दूसरा जो वेरीफाइड टिक होते हैं ब्लू टिक वाले, उनको कह रहा है $8 पर मंथ दो। किसी अमेरिकन वो ये क्या कहते हैं म्यूजिक वाले होते हैं ना जो बड़े फेमस है, उसने ट्वीट किया, कहते कि हाँ अब राइट टू स्पीच, अब उसके भी पैसे देने पड़ेंगे। एलन मस्क ने रिप्लाई किया हाँ कि योर फीडबैक इज अप्रिशिएटेड, नाउ पे $8। बिजनेस, दिस इज कॉल्ड बिजनेस। टाइप ऑफ कंपनीज हो गया, टाइप्स ऑफ शेयर्स हो गया, अब हम कर रहे हैं टाइप ऑफ शेयर कैपिटल। ऑथराइज शेयर कैपिटल, ओ सर ये तो हम पहले कर चुके हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट चैप्टर में। तीन चीजों के टाइप्स होते हैं। पहला हमने टाइप्स ऑफ कंपनी सीखा था, टाइप ऑफ कंपनी 3 तरीके की, टाइप ऑफ शेयर 2 तरीके के। अब आगे टाइप ऑफ शेयर कैपिटल, ऑथराइज शेयर कैपिटल, इश्यूड शेयर कैपिटल, सब्सक्राइब। सब्सक्राइब के अंदर कौन कौन से होते थे, लायक नलायक, एक फुली पेड अप, एक नॉट फुली पेड अप। ऑथराइज शेयर कैपिटल के नाम पढ़ लो, 3 क्या क्या है ऑथराइज शेयर कैपिटल के, रजिस्टर्ड शेयर कैपिटल, नॉमिनल शेयर कैपिटल और ऑथराइज शेयर कैपिटल। ये घर के कौन है, दादाजी, लिखो पहले इसके ऊपर दादाजी, पर दादाजी भी तो लिखो इसको दादाजी। ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल मतलब कंपनी पूरे अपनी जिंदगी में ज्यादा से ज्यादा कितने शेयर्स बेच सकती है, कितनी कैपिटल के, ये होती है ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। उतने में से अगर हमने कोई शेयर्स बेच दिए, अब देखो अंडरलाइन करो इसमें, दैट पार्ट ऑफ ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। कंपनी के पास 100 रुपए की शेयर कैपिटल है कंपनी ने, लेकिन अभी सिर्फ 80 रुपए की बेची, 20 रुपए अभी अपने पास रख लिए, तो 80 रुपए जो हम पब्लिक को बेच के पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, ये हो गए 100 रुपए।
उसमें से कंपनी ने 80 रुपए के शेयर बेच दिए, अभी तक 20 रुपए के कंपनी के पास ही हैं। सब्सक्राइब्ड का मतलब होता है फुल्ली पेड अप भी हो सकता है, नॉट फुल्ली पेड अप भी। तो सब्सक्राइब मतलब जो कंपनी ने, जो लोगों ने खरीद लिए, लोगों ने सिर्फ खरीदे 80 में से 70 में से भी 50 खरीदे एक बंदे ने, 20 खरीदे दूसरे बंदे ने। नॉट फुल्ली पेड अप का मतलब है अभी तक उसने टोटल कंपनी को 20 रुपए दिए नहीं होंगे, 15-16 रुपए दिए होंगे। ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर आप इसका पहला क्वेश्चन देखोगे ना, अगला पेज पलट के, अगर इसकी इलस्ट्रेशन नंबर 1 देखोगे, ये हम पिछले चैप्टर में ऑलरेडी फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाले में कर आए हैं कि शेयर कैपिटल की बैलेंस शीट बना के दिखाओ। ये हमने ऑलरेडी किया हुआ, देखो 50,000 शेयर, 50,000 शेयर्स ऑथराइज्ड हैं, कंपनी ने अभी 30,000 इशू किए, खरीदने वालों ने अभी 27,000 खरीदे, कंपनी के पास टोटल पैसा आ गया होगा 27 लाख। 27 लाख को बैलेंस शीट में लिख देना। ये आपकी फैक्ट्री है, ये आपका ऑफिस है ऊपर। ओके। बाकी करेंगे कल।